फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम बात कर रहे थे मॉडल्स की। हमने कल मॉडल्स पढ़े थे, तो हम आगे अगले मॉडल की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे विल की। ठीक है, हमने कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, मे, माइट, ये डिस्कस कर दिए थे। आज हम अगले मॉडल की बात करेंगे, विल की बात करेंगे। तो बात करते हैं विल की। विल का प्रयोग कहाँ करते हैं? विल का प्रयोग हम करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ में सामान्य भविष्य को प्रकट करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। यानी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन है, जैसे यू है, थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, और कोई भी प्रोनाउन है जो नाउन है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो थर्ड पर्सन होता है। तो उनके साथ में क्या करते हैं, हम विल का प्रयोग करते हैं जब कभी भी हमें सामान्य भविष्य को दर्शाना होता है, प्रकट करना होता है तब। तो बात करते हैं विल की। देखिए, विल का प्रयोग फ्यूचर, सामान्य फ्यूचर यानी को भविष्य को प्रकट करने के लिए सेकंड पर्सन व थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में, तो थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। बात करते हैं, देखो एग्जांपल्स की। ही विल हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे देखो विल हेल्प द पुअर, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो ही है, तो ही के चक्कर में क्या आया? विल आया। ही के चक्कर में क्या, तो क्या हो गया? He will help the poor हो गया। मतलब यहाँ पे सामान्य भविष्य की ही बात हो रही है। और अपने पास में सब्जेक्ट किस प्रकार का है? ये सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन। किस प्रकार का है? तो सेकंड थर्ड पर्सन है, ठीक है। किस प्रकार का सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ में यानी कि सामान्य भविष्य को प्रकट करते हैं, तो विल का प्रयोग ही होता है। यानी सामान्य भविष्य को प्रकट करने के लिए ये थर्ड, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग हम करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। दे भी थर्ड पर्सन ही है। विल कम बैक, वे वापस आएंगे, मतलब वापस आएंगे। तो सामान्य भविष्य की बात है, इसमें किसी प्रकार का डिटरमिनेशन, प्रॉमिस, रिटर्न, विलिंगनेस, इस प्रकार के जो है भाव इसमें नहीं निहित है। तो यहाँ पे सामान्य भविष्य की बात हो रही। तो जब सामान्य भविष्य की बात होती है तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगले की। देखो, अगर विल का प्रयोग कहाँ करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ में। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन है अपने साथ? अपने पास में आई और वी है। और हमने पढ़ा था आई और वी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग सामान्य भविष्य को प्रकट करने के लिए हम करते हैं। तो जनरल वे में तो आई और वी के साथ में क्या आता है? सेल आता है, ठीक है। लेकिन यदि यही इन्हीं के साथ में विल कब आएगा? इनके साथ में विल आएगा जब हम क्या दर्शाते हैं? डिटर्मिनेशन दर्शाते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब हमने पढ़ा था दृढ़ संकल्प। जब कभी भी वाक्य से दृढ़ संकल्प का भाव प्रकट होता है तो हम आई और बी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोमीज की। तो प्रोमीज जब कभी भी होगा और प्रोमीज होगा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आई और विल है, और उस वाक्य से प्रोमीज का भाव प्रकट होता है, यानी वादा का भाव प्रकट होता है। तो वहां पर आई और बी के साथ में सेल नहीं आएगा, क्या आएगा? विल आएगा। इसी प्रकार यदि वाक्य में धमकी है, थ्रेट है, और अपने पास में सब्जेक्ट आई और बी में से कोई है, तो वहां पर भी फिर क्या आएगा? सेल नहीं आएगा, विल ही आएगा। इसी प्रकार अगर यदि किसी वाक्य से विलिंगनेस प्रकट होती, किसी की इच्छा प्रकट होती है, तो उस वाक्य में भी फिर विल का प्रयोग होगा आई और वी के साथ। एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला एग्जांपल अपने पास में सब्जेक्ट आई है, आई के बाद में ब्लैंक है, नॉट सरेंडर बिफोर हिम। तो क्या हो गया? मैं उसके सामने सरेंडर यानी होता है आत्मसमर्पण करना, तो मैं उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया उसका डिटर्मिनेशन हो गया, दृढ़ संकल्प हो गया, ठीक है। मेरा पक्का मतलब दृढ़ संकल्प है कि मैं उसके सामने अभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। और अपने पास में सब्जेक्ट भी किस प्रकार का है? फर्स्ट पर्सन है, आई है। तो यहाँ पर सेल नहीं होकर के फिर क्या हो जाएगा? आई विल नॉट सरेंडर बिफोर हिम होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। आई अपने पास में सब्जेक्ट है, ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में पास द एग्जामिनेशन। इसमें भी सेम भाव निहित है, डिटर्मिनेशन का भाव निहित है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं एग्जाम में, कई बार क्या होता है ना, मैं एग्जाम में 80% नंबर लाऊंगा, मैं 90% नंबर लाऊंगा, तो वो वहां पर क्या हो जाता है? डिटर्मिनेशन का भाव निहित हो जाता है। जब कभी भी वाक्य में डिटर्मिनेशन का भाव होता है और सब्जेक्ट अपने पास में फर्स्ट पर्सन होता है, तो वहां पर फिर कौन सा मॉडल आएगा? विल का हम प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं।
अगला एग्जांपल में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट अपने पास में बी है, ब्लैंक है, ट्राई टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। तो क्या हो जाएगा, बी ब्लैंक ट्राई टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या हो सकता है, प्रोमिस यानी कि वादा। कौन कर रहे हैं, हम, यानी मैं वादा करता हूँ, ट्राई टू हेल्प यू, मैं वादा करता हूँ किसका, ट्राई टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने का, इन द एग्जामिनेशन, तो मैं परीक्षा में तुम्हारी सहायता करने का वादा करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, टू हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करने की, इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में तुम्हारी सहायता करने की हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, वादा हो गया। हम वादा कर सकते हैं, हम वादा करता हूँ तुम्हें परीक्षा में मैं नकल करवा दूंगा तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोमिस हो गया। ये देखो, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और ब्लैंक है, किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मतलब किल यानी मारना, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ बताओ क्या है, फिर बताओ कौन सा भाव नहीं थे यहाँ पर, हमने डिटर्मिनेशन पढ़ा, प्रोमिस पढ़ा, विलिंगनेस पढ़ा, थ्रेट पढ़ा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें मार दूंगा, कौन सा भाव नहीं था, थ्रेट का, शाबाश, किसका भाव नहीं था, थ्रेट का, मतलब किसी को हम धमकी दे रहे हैं ना, मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना, देख लूंगा तुम्हें, आई विल सी यू, एग्जाम्पल आता है ना, कभी कभी आपने मूवी में भी देखा होगा, किसी सीरियल में देखा होगा, तो आई विल सी यू, देख लूंगा तुम्हें मैं, बाहर आना, घर से बाहर निकलना, एग्जाम में कोई मान लो कोई लड़का एग्जाम में कर लेता है शैतानी, तो फिर क्या बोलते हैं, तू कमरे से बाहर निकल, फिर देख लूंगा मैं तुम्हें, तो आई विल सी यू, ठीक है, आई विल सी यू, आई सेल नहीं आएगा, आई विल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वी विल स्पॉइल, यहाँ पर भी विल आएगा, वी विल स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कभी कभी क्या होता है, कोई मूवी देखते हैं तो क्या होता है, किसी सीरियल में कोई विलेन क्या कहता है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, वी विल स्पॉइल यू। तो क्या हो जाएगा, अगर किसी को थ्रेट देते हैं तो आई और वी के साथ में विल का प्रयोग होता है। अगला 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 जो है यूज पढ़ते हैं, इसी का बात करते हैं, अगले यूजेस की, विल के अगला जो यूज है उसकी बात करते हैं। तो विल का हम यूज करते हैं इनविटेशन या रिक्वेस्ट के भाव को प्रकट करने के लिए। इनविटेशन अगर किसी को देना होता है, निमंत्रण जिसको बोलते हैं, रिक्वेस्ट यानी कि किसी से हम निवेदन करते हैं, तो वहां पर भी विल का हम प्रयोग करते हैं। यानी इनविटेशन और रिक्वेस्ट दोनों के भाव को प्रकट करने के लिए, यहाँ देखो इनविटेशन और रिक्वेस्ट का जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग हम करते हैं। जैसे विल यू कम टू डिनर, विल यू कम टू डिनर, यहाँ पर किसी को क्या दिया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है कि विल यू कम टू डिनर, क्या आप भोजन करने के लिए रात्रि भोजन पर आएंगे। विल यू पास द साल्ट, विल यू पास द साल्ट, क्या आप नमक इधर पास करेंगे यानी नमक देंगे। तो यहाँ पर विल यू पास द साल्ट यानी निमंत्रण और रिक्वेस्ट, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया अपने पास में रिक्वेस्ट का भाव हो गया। तो रिक्वेस्ट के भाव को और निमंत्रण के भाव को प्रकट करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगले यूज की। तो अगला यूज क्या करते हैं हम, विल नॉट और वांट। विल नॉट और वांट हमने पढ़ा भी था, विल नॉट और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वांट होती है। इसी शॉर्ट फॉर्म को हम और किस नाम से जानते हैं, मैंने बताया था कि ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो फुल फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म को तो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं अनकॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड और अनकॉन्ट्रैक्टेड। तो वांट जो है विल नॉट के स्थान पर हम वांट का प्रयोग भी कर सकते हैं। बात कर रहे थे अपन विल नॉट और वांट की। तो विल नॉट इसका फुल फॉर्म होता है, वांट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हम यूज कर रहे थे विल और वांट का प्रयोग हम रिफ्यूजल का मतलब होता है किसी को मना करना, इनकार करना, उसके अर्थ में हम विल नॉट या वांट का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्लैंक नॉट डू इट एनी कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में विल हो जाएगा, आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, ठीक है, मैं किसी भी कीमत पर इसको नहीं करूंगा। तो आई विल नॉट
डू इट एनी कॉस्ट। तो इसको मना करने के अर्थ में हम विल नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, जो अपने पास में विल नॉट था इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है सेंटेंस, ठीक है। तो दोनों सेम है, ये और ये सेंटेंस सेम है। यहाँ पे विल नॉट को वांट करते हैं। तो द कार विल नॉट स्टार्ट, सेंटेंस अपने पास में अगला द कार विल नॉट स्टार्ट, कार है वो स्टार्ट नहीं होगी, शुरू नहीं होगी। तो क्या होगा, द कार वॉन्ट स्टार्ट। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द कार वॉन्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे रिफ्यूजल करने के लिए, इनकार के भाव को प्रकट करने के लिए हम विल नॉट या वॉन्ट का प्रयोग करते हैं। ये हो गया अपना विल का यूज। अब हम पढ़ेंगे इसके पास्ट के रूप में। विल के पास्ट के रूप में हम पढ़ते हैं वॉन्ट। तो वॉन्ट वुड, तो वुड का प्रयोग हम पढ़ेंगे अगले नियम में। देखो बात करते हैं वुड का। वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, वुड का प्रयोग हम करते हैं विल के पास्ट के रूप में। हम वुड को पढ़ते हैं विल के पास्ट में। तो वुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, विल के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग करते हैं। यानी विल का पास्ट होता है वुड, तो वुड का प्रयोग हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। यानी कि अगर अपने पास में डायरेक्ट स्पीच में विल आता है और विल आकर के अपने पास इनडायरेक्ट स्पीच में वो सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट ही सी इट वो यानी सेकंड और थर्ड पर्सन में से कोई होता है तो हम वहाँ पर विल को वुड में चेंज कर देते हैं। यदि अपने पास में डायरेक्ट में सेल होता है और इनडायरेक्ट में वो सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन होता है तो वो सेल भी किस में चेंज हो जाता है, तो वुड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे अपने पास में सेंटेंस है ही सैड, ठीक है। अपने पास में सेंटेंस है ही सैड और he will go there, he said he will go there, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो he said that, ठीक है। that के बाद that के बाद क्या होगा, he का he हो गया, he के बाद में क्या हो गया, will का would हो गया, will का would, और go there का there। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में would का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगले यूजेस की। तो अगला यूजेस क्या कहता है कि वुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए। पास्ट हैबिट का मतलब होता है भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए। किसकी आदत को, भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो अपने पास में जैसे अपने पास में सेंटेंस है गांधी जी ब्लैंक स्पिन। स्पिन का मतलब होता है सूत, जो होता है सूत काटना, ठीक है। स्पिन यानी सूत काटना, चरखे पर सूत काटने का कार्य होता है, उसको स्पिन बोलते हैं। तो गांधी जी ब्लैंक स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी प्रत्येक सुबह क्या किया करते थे, सूत काटा करते थे। तो वो उनकी क्या थी, हैबिट थी। तो हैबिट को प्रकट करने के लिए, अब वो हैबिट वर्तमान की थोड़ी है भाई, सूत काटते हैं तब तो वर्तमान की होती, वर्तमान में थोड़ी है, वर्तमान में हैबिट नहीं है, पास्ट हैबिट है। तो जो पास्ट हैबिट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वुड हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो वर्तमान पास्ट हैबिट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। इसी प्रकार अगला सेंटेंस, ही ब्लैंक गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह भ्रमण करने के लिए जाया करता था। तो ये उसकी भूतकाल की आदत थी, पास्ट हैबिट थी। तो उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम पास्ट हैबिट का व्यक्त करने के लिए, पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि देखना, वुड के स्थान पर हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग भी करते हैं। वुड के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसको व्यक्त करने के लिए, पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम वुड के स्थान पर क्या कर सकते हैं, वुड जो है उसके स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम इसके स्थान पर ये कर दे तो भी ठीक है और इसके स्थान पर ये कर दे तो भी ठीक है। दोनों को अदल बदल करके लिखा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम अर्थ आता है। दोनों ही क्या करते हैं, पास्ट हैबिट को दर्शाते हैं। जैसे एक सेंटेंस को हमने किया, गांधी जी यूज्ड टू, ठीक है। यूज्ड टू का मतलब होता है आदी होना, ठीक है। आदी, किसी भी चीज का आदी होना या फिर अभ्यस्त होना, ठीक है। अभ्यस्त होना या आदी होना, यूज्ड टू का हम प्रयोग करते हैं। तो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी प्रत्येक सुबह
सूट कहता करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला यूज पढ़ते हैं अपन, हम अगला यूज बात करेंगे अगले यूजेस की। तो वुड का उपयोग कहाँ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट में। वुड का उपयोग कहाँ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट का मतलब विनम्र निवेदन के भाव को प्रकट करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। कौन से वाक्यों में? यानी कि जब पोलाइट रिक्वेस्ट होगी तो वो किस प्रकार के सेंटेंस होंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम वुड का उपयोग करेंगे किसके भाव को प्रकट करने के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव को प्रकट करने के लिए वुड का उपयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, क्या कृपया आप मुझे अपनी पुस्तक दोगे? तो वहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट है। हम किसी से धमकी देकर थोड़ी कहेंगे पुस्तक देता है कि नहीं देता है। इसका मतलब तो आप धमकी दे रहे हो उसको, आप निवेदन करेंगे, उससे निवेदन करेंगे कृपया आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे, तब तो वहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट होगा। नहीं तो फिर धमकी देंगे तो फिर पुस्तक ही नहीं मिलेगी, फिर तो 2-4 थप्पड़ और मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से जब पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव को प्रकट करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? वुड का उपयोग करते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या कृपया आप मुझे सुनेंगे? अगर मैं मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका ध्यान इधर उधर हो रहा है, कक्षा में नहीं है, क्लास में नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा फिर? कृपया आप मुझे सुनेंगे। आप निवेदन कर रहे हैं ना, नहीं ज्यादा नहीं मानोगे तो फिर धमकी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो निवेदन से जो काम हो जाता है वो धमकी से नहीं हो सकता, ठीक है। तो निवेदन ज्यादा प्रभावी होता है। तो जब किसी से निवेदन करते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगले यूजेस की। देखिए बात करते हैं हम वुड के अगले यूजेस की। तो वुड का जो अगला यूज हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, वुड का प्रयोग हम पढ़ते हैं प्रीफरेंस और चॉइस के भाव को प्रकट करने के लिए। प्रीफरेंस का मतलब था किसी कार्य को प्राथमिकता देने के अर्थ में, और किसी कार्य की पसंद को प्रकट करने के लिए। चॉइस यानी पसंद, चयन जो हम करते हैं, पसंद जो हम करते हैं, प्राथमिकता देते हैं किसी कार्य को, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अपने पास में कोई सेंटेंस है, ही ब्लैंक रेदर डाई देन टेल ए लाई। तो वो कहता है कि वह झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा। जब कोई उसके बाद में प्राथमिकता क्या है, उसके पास में 2 कार्य की प्राथमिकता है कि या तो वो मर जाए या फिर झूठ बोल दे। तो वो कहता है कि झूठ बोलने के बजाय वो मरना पसंद करेगा। तो ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। तो वो झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? प्रीफर शब्द जो है इसमें भी करेंगे, आई ब्लैंक प्रीफर टू स्टे हियर इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर। तो मैं वहां जाने के बजाय यहाँ रहना पसंद करूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई वुड प्रीफर टू स्टे हियर इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर। तो यहाँ पे पसंद या प्राथमिकता के भाव को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। अगला यूज पढ़ते हैं वुड का। तो अगला जो यूज है वो क्या कहता है कि प्रेजेंट और पास्ट की अनरियल कंडीशंस, प्रेजेंट और पास्ट होता है उसकी अनरियल कंडीशंस है, उनको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि अवास्तविक जो स्थिति होती है उसको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इस प्रकार के वाक्यों में प्रिंसिपल जो क्लोज होता है, प्रिंसिपल यानी तो मुख्य जो उपवाक्य होता है, उस मुख्य उपवाक्य में हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब मुख्य उपवाक्य वो होता है जिसमें जो कार्य पहले होता है, जो कार्य मुख्य होता है वो मुख्य उपवाक्य होता है। अब देखो इसमें जैसे अपने पास में एग्जांपल है ये, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, तो वास्तव में पक्षी है थोड़े नहीं है ना। जब वो पक्षी है ही नहीं तो वो यहाँ पर ये मुख्य उपवाक्य नहीं है, मेन क्लोज नहीं, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्या है? सबऑर्डिनेट यानी आश्रित वाक्य। और यहाँ पे मेन क्लोज है कौन है? ये वाला, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। इसका मतलब ये स्थिति कैसी है? वास्तविक स्थिति है, इसमें किसी प्रकार की वास्तविकता ही नहीं है। भाई तू पक्षी है नहीं, फिर उड़ेगा कैसे आकाश में? तो जहां पर प्रेजेंट और पास्ट की अनरियल कंडीशंस होती है, अवास्तविक स्थिति होती है, वहां पर हम क्या करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, पास्ट की बात हो रही है,
तो मैं क्या करता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, में आकाश में उड़ता। इसका मतलब तो पक्षी है नहीं, आकाश में उड़ नहीं सकता। अगले उदाहरण से समझते हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती, यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो तुम क्या हो गए होते, सफल हो गए होते। यानी इसका मतलब हुआ इसने मेहनत की ही नहीं, पास्ट की बात हो रही है, मेहनत ही नहीं की, जब मेहनत नहीं की तो सफल कैसे होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो क्या होते हैं, प्रेजेंट की या पास्ट की अनरियल कंडीशंस को प्रकट करते हैं, उन वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। अब देखो इस वुड वाले वाक्य को हम समझते हैं, ठीक है। हम 3 प्रकार की कंडीशंस पढ़ते हैं। अभी यहाँ आपने अपने अनरियल कंडीशन पढ़े थे, तो 3 प्रकार की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है। इफ वाली जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी है, जब मॉडल पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद में मैं ये आपको कंडीशंस भी बता दूंगा कौन कौन सी कंडीशंस है और किस कंडीशन में हम किस प्रकार की वर्ब का यूज करते हैं, किस प्रकार की कंडीशन किस भाव को प्रकट करती है। बात करते हैं हम अगले मॉडल की। फिर बात करते हैं अपन अगले मॉडल की। जो अगला मॉडल है अपने पास में वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू का हमने प्रयोग अभी भी पढ़ा था, वुड का जब हम पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि वुड का प्रयोग है पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार हम यूज्ड टू का प्रयोग भी पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए करते हैं। तो बात करते हैं यूज्ड टू की। देखिए पास्ट हैबिट को प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। वही वो वुड वाला हमने पढ़ा था। तो गांधी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो वह सुबह भ्रमण पर जाया करता था या सुबह भ्रमण किया करता था, तो ये उसकी पास्ट हैबिट हो गई। गांधी जी यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू स्पिन एवरी मॉर्निंग। ये यूज्ड टू वाला हमने स्पिन वाला सेंटेंस ये का यही हमने किसमें पढ़ा था, वुड वाले में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है कि नोट लगा के मैंने लिखा है कि यूज्ड टू के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि यूज्ड टू और वुड को हम अदल बदल करके लिख सकते हैं, आपस में अदला बदली की जा सकती है, ठीक है। अगला सेंटेंस अपने पास में है, सी यूज्ड टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज। अपनी शादी से पहले वह लूडो खेला करती थी। अब शादी से पहले खेला करती थी, अब कहाँ टाइम है, अब तो घर में पोछा बॉडी के बाद टाइम है। हाँ, तो आप बात करते हैं अगले यूजेस की। तो अपने पास में अगला जो मॉडल है वो है ऑट टू। ऑट टू की बात करते हैं तो ऑट टू क्या है अपने पास में, ऑट टू जो मॉडल है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, कर्तव्य को प्रकट करने के लिए। तो जो मॉरल ऑब्लिगेशन वाला हमने पढ़ा था कौन से मॉडल में पढ़ा था, शुड में भी मॉरल ऑब्लिगेशन पढ़ा था, ड्यूटी पढ़ा था। तो शुड वाले के स्थान पर हम शुड के स्थान पर ऑट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखो ऑट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य के लिए, और ड्यूटी जो अपना कर्तव्य उसको प्रकट करने के लिए हम करते हैं इसका प्रयोग, ऑट टू का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल अपने पास में है, वी ought to love our country, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपना नैतिक कर्तव्य है, अपना दायित्व है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो वी ought to love our country। स्टूडेंट्स ought to work hard, छात्रों को कठिन मेहनत करनी चाहिए, वो उनका कर्तव्य है, छात्रों का मेहनत करने का कर्तव्य। तो वो उनका क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकता है या ड्यूटी हो सकती है। तो क्या हो सकता है उनका, ये मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, स्टूडेंट्स ought to work hard, छात्रों को क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इसके बाद में अगला जो यूजेस है वो क्या कहता है, एडवाइस का मतलब सलाह के भाव को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ought to का प्रयोग करते हैं। सलाह का जो भाव होता है, एडवाइस का भाव होता है, उसको प्रकट करने के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे you ought to read the गीता, आपको क्या करना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए। किसी को सलाह दी जाती है तो क्या करना चाहिए, आपको गीता पढ़नी चाहिए। गीता मतलब एक जो अपना महान ग्रंथ है उसके बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट्स ought to get up early in the morning, छात्रों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये हम सलाह दे सकते हैं छात्रों को, तो छात्रों को सुबह क्या करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं हम अगले जो अपने पास में अगला मॉडल है, अगला यूजेज है उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, ठीक है। जो प्रबल संभावना होती है
उसको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसको प्रकट करने के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं, प्रबल संभावना को प्रकट करने के लिए। जैसे he ought to win the race, वह या फिर उसे रेस को जीतना होगा या उसे रेस जीतनी चाहिए, तो ये उसकी प्रबल संभावना, या फिर वह रेस जीतना चाहिए, इसका मतलब इसकी प्रबल संभावना रेस जीतने की। She ought to pass in the first division, और उस लड़की की संभावना क्या है? फर्स्ट डिवीजन से पास होने की संभावना है। तो जहां पर प्रबल संभावना होती है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नोट की। एक नोट लगाया मैंने 1000 रुपीज का, जैसे आजकल 1000 रुपीज नहीं चलते हैं, 2000 चलते, तो अब 2000 का लगा लो, और क्या आता है वही होगा, 2000 रुपए का नोट लगा देते हैं अपन। और नोट क्या कहता है? नोट ये कहता है कि ought to के स्थान पर should का प्रयोग होता है। जहां जहां पर हमने ought to का प्रयोग किया है, जितने भी ought to के प्रयोग है उन सब के स्थान पर हम should का प्रयोग करते हैं। यानी कि बात क्या हुई? वही बात हुई कि ought to के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? should का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जैसे हमने used to का प्रयोग पढ़ा था पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए, लेकिन used to और would ये दोनों तो केवल एक ही नियम पर लागू होते हैं, पास्ट हैबिट पर ही लागू होते हैं उनके लिए, लेकिन ought to का प्रयोग हम should के सभी यूजेज पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी जहां जहां should का प्रयोग होता है वहां वहां ought to का प्रयोग हम कर सकते हैं। should के स्थान पर हम ought to को बदल करके लिख सकते हैं। तो should के स्थान पर क्या हो जाएगा? ought to, और ought to के स्थान पर क्या हो जाएगा? should हो जाएगा। अगला जो अपने पास में एक स्ट्रक्चर है, एक नियम है, वो क्या कहता है कि अगर अपने पास में ought to होता है और have होता है और प्लस में क्या होती है? verb की थर्ड फॉर्म होती है। ought to have प्लस verb की थर्ड फॉर्म, तो वहां पर क्या होती है? वहां पर पास्ट ऑब्लिगेशन को प्रकट करने के लिए हम ought to प्लस have प्लस verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट ऑब्लिगेशन यानी कि भूतकाल की जो बाध्यता है उसको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ought to प्लस have प्लस verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जैसे he ought to have worked hard, उसे कठिन मेहनत करनी पड़ी। he ought to have worked hard, यानी उस पर भूतकाल में बाध्यता थी, तो उसको प्रकट करने के लिए हम ought to प्लस have प्लस verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ought to का कोई फास्ट फॉर्म नहीं होता क्योंकि ought to हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए इसमें हम इसको ought to प्लस have प्लस verb की थर्ड फॉर्म में करते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? he ought to have seen the film, उसको फिल्म देखनी पड़ी, उसमें बाध्यता थी पास्ट में, तो उसको वो फिल्म देखनी पड़ी, तो क्या हो गया? he ought to have seen the film, उसको फिल्म देखनी पड़ी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा ought to और would और used to, ये सारे हमने पढ़े। will हमने पढ़ा। तो used to के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? would का, पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए, और ought to का प्रयोग करते हैं should के स्थान पर। तो ये थोड़े से कुछ नोट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, नोट वगैरह को ध्यान रखना है, बाकी मॉडल्स को ध्यान रखते हुए सारे जो नियम है वो ध्यान में रखते हुए। मॉडल ज़्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें क्योंकि वो सारे एक ही कॉन्सेप्ट को, जो एक ही मूड है मनोदशा, उसको कई मॉडल्स प्रकट करते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना किस सेंटेंस में कौन सा मॉडल आएगा। ठीक है, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।